तो चैप्टर कितना रह गया? चैप्टर बस आज के दिन का, बस इसके अलावा नहीं, बस आज कोशिश करने निबट जाएगी। सही है। बस ब्रो बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, एक जो है ना, अब एक दो चैप्टर आगे बढ़े आएंगे, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, इतने लंबे नहीं चलेंगे। हाँ भाई। सो ठीक। देखो अब सीन ये है कि भाई अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं इसके अंदर, तो आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन पे जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, और मैक्स और जो है ना जीरो पे जो है वो मैक्सिमम होगी, राइट? उल्टा बोल दिया। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? सेंस बना रहे? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि इसका ग्राफ कुछ यूं बनना चाहिए। क्या तुम लोग को ये बात सही लग रही है? अगर तो सही लग रही है तो फाइन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये सवाल है बस। सही, ये प्रॉब्लम है कि क्या इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली हाफ होगी, लाइक एक्स एक्स नॉट अपॉन टू होगी? सही है, ये क्या होगी? सही है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन, समझ पा रहे हो सिनेरियो, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, तो मैं रिलेट करता हूँ, देखो। अगर ये तुम्हारे पास पेंडुलम है, सही है, ये आ गया पेंडुलम हमारा, सही है। हाफ ऑफ द पेंडुलम की ऑसिलेशन मैंने बनाई हुई है। सही, हमने कहा कि भाई मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होने वाली है मैक्सिमम, या चलो अपना अपना नया पेंडुलम ले लेते हैं ना यार, गुर्बत थोड़ी है। हमारे पास जो है ना, ये आ गया हमारा पेंडुलम, सही है। सही है, ये हमारे पास आ गया, ओके। अब हम ये कह रहे हैं भाई कि हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ये टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट है, राइट? तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ग्रीन लाइन स्ट्रेट में दिख रही है, राइट? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा कि भाई यहाँ पे जीपी मैक्सिमम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल नहीं, बस पी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, राइट? और बीच वाली पोजीशन पे, सेंटर वाली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट? यहाँ तक तो तुम्हें बात समझ में आ गई, राइट? अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी? तुम लोग बता सकते हो? यानी किस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी? यस हुजैफा, क्या कह रहे हो? सर हाफ पे, हाफ पे? उसके मीन मैक्सिमम के हाफ पे। अच्छा जी, ओके, आप ये कह रहे हो, और कोई, और किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है? सर हाफ के करीब ही होगा मीन और हाफ के मैक्सिमम। करीब क्या मतलब है? हाफ के करीब में करीब क्या मतलब हुआ? तुम तो घुमा रहे हो मेरी तरह। मतलब हाफ से थोड़ा ऊपर या नीचे। ये मैं, और हाफ क्यों नहीं होगा एग्जैक्ट? पता नहीं हो। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि भाई पोजीशन, और किसी के जहन में कोई आइडिया? एनीबडी एल्स? इमाद कुछ कहोगे? पोजीशन वेयर काइनेटिक एंड potential energy will be equal, ओके। हेडिंग समझ में आ गई है कि हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर है, राइट? अच्छा जनाब, सो तुमने कहा कि भाई ओके, कि अगर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को इक्वेट कर दिया। ज़ेफर देख रहे हैं ना भाई? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को इक्वेट कर दिया, राइट? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एनी रैंडम पॉइंट, क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी रैंडम पॉइंट का क्या फॉर्मूला था भाई? हाफ एम omega square and then just x square, right? Where x was the displacement and x naught was the amplitude, mass और omega angular frequency, right? तो हमारे पास सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, so you'll be left with x naught square minus x square is equals to x naught square, right? So अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, so x naught square is equals to 2x naught square, right? So अगर हम इसको यहाँ पे 2 डिवाइड कर लें, so x naught square divided by 2 and whole thing under root। यार क्या मसला है यार, ये आ गया होल थिंग अंडर रूट, ओके। तो यहाँ से मेरे पास एक्स आ जाएगा भाई, एक्स बता सकते हो क्या आ रहा है?
एक्स हमारे पास आ जाएगा x0/√2। क्या ये वैल्यू आ रही है? हाँ जी। क्या तुम लोग के पास ये वैल्यू आ रही है? अच्छा, मैं जो हूँ ना, एक काम, जरा बता दो प्लीज, हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर। आ रही? समझ लो। अच्छा, x0/√2। ओवर रूट टू का क्या मतलब है भाई? और रूट टू, अगर रूट टू 1/√2 निकालो तो 70% बनता है। 1/√2। सही है, तो मेरे पास बन रहा है 7.707। सही है, मतलब जो है x इज इक्वल्स टू 0.707 ऑफ x0, राइट? यानी हमने कहा कि जब काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी, तो उस वक्त जो आपका पेंडुलम होगा ना, वो 70% ऑफ द एम्पलीट्यूड पे होगा। गेटिंग भाई? समझ पा रहे हो? जब हमारी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी, तब हमारे पास क्या होगा कि जो पेंडुलम होगा, ये जो मोशन ऑसिलेशन होगा, वो 70% ऑफ द एम्पलीट्यूड पे होगा, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर लाइनें बनाऊं, सही है, सो ये मैंने लाइनें बना दी, सही हो गया, और ये मैंने लाइनें बना दी। भाई तुम्हें 70% फील हो रहा है? देखने से फील हो रहा है 70%? हाँ जी। भाई 70% देखने से फील हो रहा है, आना बोलो प्लीज। जी सर। ओके, जी सर। सम वॉट फील हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, सही है, उजैफा समझिए उजैफा, यहाँ पे तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी एक्स इज इक्वल टू 0.707 ऑफ x0, राइट? ये तुम्हारे पास होने वाली, क्लियर हो गया? सही है, सो हाफ नहीं होती क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया, मैं इस वजह से, क्लियर ना? जी सर। ओके भाई। सो यहाँ तक हमारे पास जो था, कल की कुछ बची हुई कहानी थी, सही है, तो उसको हमने देख लिया। सही है, अगर तो तुम इसकी अंग्रेजी लिखना चाहो तो भाई लिख लो अपने पास याद रखने के लिए, सही है। तो अब चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि भाई, व्हेन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल, द पोजीशन विल बी 70% ऑफ द एम्पलीट्यूड, ओके। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, मैं पोजीशन लिख दिया, ओके। द पोजीशन विल बी x इज इक्वल्स टू 0.707 ऑफ x0, राइट? क्लियर है? चलो, इसके साथ जो है ना, हम लेटर ऑन थोड़ी बहुत होशियारी मैं करने का सोच रहा हूँ, तो मैं इसके साथ थोड़ी बहुत होशियारी कर दूंगा, रिमेंबर मी के अंदर डाल देंगे इसको, सही। चलो, ये हमारे पास काम हो गया कंप्लीट। एनर्जीज हमने जो है ना रैप अप कर दी सारी, सही है। अब यहाँ से भाई हमारे पास आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, राइट? अब जो नया नजर आता है वो भी आ जाए, सही है। चलो, 2 टाइम्स करते हैं, सही है। अब वापसी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भाई देखो, सीन ये है कि तुम्हें बिल्कुल शुरू में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू में, बिगिनिंग, बिगिनिंग आ गई है, सही है। अच्छा, देखो इसके अंदर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई हमारे पास रिपेटेटिव मोशन की हमने बात की थी, और रिपेटेटिव मोशन के अंदर पीरियोडिक मोशन हम देख चुके थे, प्लैनेटरी मोशन वगैरह, सही है। रिपेटेटिव मोशन के अंदर दूसरा मोशन हमारे पास आ रहा है ऑसिलेटरी मोशन, राइट? ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास जो है ना, उसके अंदर यानी ऑसिलेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, तो फ्री ऑसिलेशन होगी या फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी, राइट? अच्छा, फ्री ऑसिलेशन के अंदर ना कोई टेंशन नहीं है, सही है। फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर जो है ना, वो हमारे पास थोड़ी बहुत टेंशन होती है, सही है। तो यहाँ से आगे जो है ना, वो हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन को देखना है, राइट? तुमने ये देखा होगा कि भाई जब तुम किसी भी सिस्टम को ऑसिलेट करते हो, तो वो इवेंचुअली जो है एक पॉइंट के बाद रेस्ट पे आ जाते हैं, राइट? तो वो जो रेस्ट पे आ रहा है ना भाई, अगर उसको रेस्ट पे आने से रोकना है, तो तुम्हें उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी, राइट? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, तो तुम्हारे पास वो आप कह लो कि तुम्हारे पास फ्री ऑसिलेशन से निकल के वो फोर्स ऑसिलेशन में चला जाएगा, राइट? आ जाओ। चलो, अब जरा इसको समझते हैं। बस यार, ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद जो है ये चैप्टर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो जाएगा। चलो,
अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो है ना हेडिंग लगा दी। सही है। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। सही है, ऑल हम फ्री ऑसिलेशन की बात ऊपर करते हुए आए हैं। सही है। सिर्फ डेफिनेशन में बता दें और उसके बाद जो है, उप्स, उसके बाद आगे चलते हैं। सही हो गया। सो सबसे पहले हमारे पास आती है फ्री ऑसिलेशन। सही है। हम्म, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दें, क्या कहते हो? सही कह रहे हो। ये लो। सही है। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्री ऑसिलेशन। सही है। इसको यहाँ पे ले आओ। अरे, अब यहाँ से उसको काट पीट के हटा देते हैं। सही है, फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। सही है। अच्छा जी, फ्री ऑसिलेशन जो होती है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर अंडर होती है, राइट? तो हम ये कहते हैं कि भाई ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। राइट। अगर तो भाई ग्रेविटी भी कटा दोगे तो भाई ऑसिलेशन ही नहीं हो सकेगी। ओके। और क्यों भाई? क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसा कॉज है जो कि आपको जो है ना सेंटर की तरफ पुल करके रख रही है, राइट? कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वापसी सेंटर को आ रहा है। सही है, वापसी सेंटर को जो जो चीज़ लेके आ रही है वो वेट का कंपोनेंट है, जो कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से आ रहा है। और अनबैलेंस फोर्स या वेट जो आ रही है वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, राइट? सो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरी चीज कि भाई ये जो फ्री ऑसिलेशन तो ये हो गई। फोर्स ऑसिलेशन के अंदर भाई हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा जी, इसी के अंदर हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। सही है। और इसको हटा लेते हैं। सही है। हमने यहाँ पे इसको कर दिया फोर्स्ड ऑसिलेशन। यार एक तो ये बड़ा मसला है। सही है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्या बात है। ओके भाई, फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर हमने ये हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हम कह सकते हैं। सही है, ये हमारे पास आ गया। और अगर हम उप्स, माजरत यार, मैं थोड़ा सा जो है ना टाइम ज़ाया करने में लगा हूँ। ओके, हम इसके अंदर कह रहे हैं ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके। या अप्लाइड फोर्सेस तुम कह सकते हो, ग्रेविटी को हमने अप्लाई नहीं किया होता। सही, अप्लाइड फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस तुम कह सकते हो। सही। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास हो गई दो टाइप की ऑसिलेशन। सही है। अच्छा, जनरली दुनिया के अंदर जो है ना वो जितनी भी ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे पास आ रहे हैं तो फ्री ऑसिलेशन की हम बात नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर हम डेंसिटी सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें। सही है। तो समवॉट जैसे पेंडुलम वाला सिस्टम तुमने जो एएस के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे। सही है, तो उसके अंदर जो तुम्हारे पास पेंडुलम होता है बॉब, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट? छोटा सा होता है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो समवॉट अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो आइडियल ऑसिलेशन कर रहा होता है, फ्री ऑसिलेशन। सही है। तो तुम उसको ले सकते हो इस तरह से ना, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ा दोगे ना तो वो क्लोज टू द फ्री ऑसिलेशन हो जाएगा। सही। लेकिन जनरली जैसे तुम झूले पे बैठते हो, समझ, जो वो बच्चों वाले झूले नहीं होते थे जो नॉर्मल स्विंग होते हैं, राइट? अब उनके अंदर जो है वो फ्री ऑसिलेशन नहीं होती, फोर्स ऑसिलेशन होती है, राइट? वंस यू स्टार्ट द स्विंग तो वो आपको पता होता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो रुक जाएगा, राइट? तो फिर तुम अपने पैरों से होशियारी कर रहे हो तो, राइट? सो एरोडायनेमिक सिस्टम बनाते हो अपना। सही, फोर्सेस को जो है ना वो अनबैलेंस करते हो। सही, जब तुम झूले पे पीछे जाते हो तो तुम अपना पाँव आगे कर लेते हो तो वो जो है ना झूला तुम्हें आगे लेके जाता है, जब आगे जाते हो तो झूला पीछे लेके आता है, राइट? तुम्हें ये पता होना चाहिए सर। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो अभी तक। खैर, तो ये तुम्हारे पास फोर्स ऑसिलेशन है, राइट? अब फोर्स ऑसिलेशन के अंदर ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये झूले के अंदर तुम झूला झूलो, बच्चा तुमने पीछे खड़ा कर दिया। सही, बच्चा तुम्हें पीछे से पुश कर रहा है। सही है।
सो ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, जब जब तुम पीछे आओगे बच्चे के पास तब तब वो तुम्हें पुश करेगा। सही, अब झूला तुम्हारे पास लेट से, ये झूला लगा हुआ है, सही है, ये झूला लगा हुआ है, तुम यहाँ मस्त बैठे हो, सही है, और तुम ये बैठे हो, सही है, होशियारी करो तुम, सही है। ये तुम्हारे पाँव वाँव लगा, अरे यार शिट, झूला गर्म हो गया, सही है। तो खैर ये हमारे पास आ गया झूला, सही है, ये सीट लगा दी हमने, और ये बैठक लगा दी, सही है, तशरीफ आ गई, तुम्हारी तशरीफ आ गई, सही है, मुंडी लगा दी, सही है। अब देखो, जब 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 तुम पीछे जाओगे, जब जब तुम पीछे जाओगे, तब तब जो है वो बच्चा तुम्हें पुश करने वाला है, ओके, और जब वो पुश करेगा तो तुम तेजी से आगे जाओगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब तुम आगे हो, इस जगह पे हो, तो बच्चा तुम्हें पुश करे, राइट, वो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, वो आगे आगे जब तुम होगे तो पुश नहीं कर सकेगा, राइट। सही हो गया। सो बच्चा पुश एक फिक्स टाइम पे करेगा कि जिस टाइम तुम उसके करीब होगे, राइट। लेकिन जब उससे दूर चले जाओगे तो फिर वो तुम्हें पुश करेगा, तो उसके पुश का फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम पर लगेगा नहीं वो पुश, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है, सही है। अच्छा जी, अब फोर्स्ड ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है ना कॉजेज डैम्पिंग इन द सिस्टम, राइट। और उस डैम्पिंग को खत्म करने के लिए हम रेजोनेंस जनरेट करते हैं, सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई, अच्छा फ्री ऑसिलेशन भाई कंटिन्यूअसली चली तो मेरे को टेंशन नहीं है, राइट। हमने कहा कि भाई फोर्स्ड ऑसिलेशन causes damping damping in the system, right। सिस्टम कह दो या ऑसिलेशन कह दो। फिर डैम्पिंग का क्या मतलब है? अरे जानू बता रहा हूँ, 2 मिनट जुड़े। अच्छा जी, हेडिंग लगा दे। तो डैम्पिंग भाई हमारे पास होती है, कीबोर्ड 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 गुम हो गया। अच्छा जी, डैम्पिंग, ओके। भाई देखो, डैम्पिंग का सीन ही है कि हम इसको कहते हैं कि भाई इट इज बेसिकली द ग्रेजुअल लॉस इन द ऑसिलेशन, ओके, इट इज द, सॉरी ग्रेजुअल नहीं लिखो, सॉरी, जस्ट लॉस इन द, it is a loss in the amplitude या energy of the oscillation due to resistive forces। भाई कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, सो ये जिंदगी सुकून में तुम्हारी, तुम चिल करो, ओके। सो इट इज a loss in the energy of the oscillation due to the resistive force, right। अच्छा बाय द वे, पीछे का एक फॉर्मूला मैं रिलेट करना चाहूंगा, तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन किस चीज पे डिपेंड करती है। ये तुम्हारे पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, मास पे डिपेंड करती है, ओमेगा पे डिपेंड करती है, और एक्स नॉट पे डिपेंड करती है, राइट। ये दो चीजें, मास और ओमेगा तो कांस्टेंट है, राइट, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो तुम्हारा चेंज होता है, राइट। सो डैम्पिंग, जब जहां पे भी तुम्हारे पास एनर्जी लॉस होगी तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड तुम्हें कम होता हुआ दिख जाएगा, राइट। सो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई लॉस इन एनर्जी कैन बी, अच्छा जी क्या कह सकते हैं, कैन बी इंडिकेटेड, इंडिकेटेड, ये आ आता है, सही है, और इंडिकेटेड बाय द लॉस इन द एम्पलीट्यूड, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया भाई, ये तुम्हारे पास हो गया डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। सो डैम्पिंग में हमने क्या कहा कि भाई प्राइमरली इट इज द लॉस इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यों भाई, रेजिस्टिव फोर्सेस है, सही है। अच्छा पता कैसे चलेगा, एनर्जी तो हमें नहीं दिखती है, सही है, पता ऐसे चलेगा कि भाई उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, राइट, ये हमें पता चल जाएगा, सही हो गया। अच्छा जनाब,
यहाँ तक हमने बात कर ली डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब डैम्पिंग ना वैसे देखो, ऐसा नहीं समझना कि डैम्पिंग यूजलेस है हमारे लिए या लॉसेस करवा रही है तो यूजलेस है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डैम्पिंग क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हमें चाहिए होती है डैम्पिंग। जैसे कि तुम्हारे पास गाड़ी है, आप गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं, सही है? अगर तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, तुम रिक्शे में बैठे हो कभी, सही है, तो तुम्हें पता होगा कि उन रिक्शों का ऐसा बुरा हाल होता है कि अगर तुम खाना खा के बैठे हो तो अपनी जर्नी के एंड तक तुम्हारा खाना पूरा हजम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा इतना तेज काम करेगा, क्योंकि रिक्शे के जो सस्पेंशन होते हैं बिल्कुल फारिग होते हैं, राइट? सिमिलरली तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, राइट? गाड़ियों के सस्पेंशन, अब तुम अगर तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी सही है, तो तुम अगर तुम कोई उससे गुजरते हो, कोई बम से गुजरते हो, कोई हम तुम्हारे पास आता है, कोई तुम्हारे पास पॉट होल कुछ भी आता है, पाकिस्तान के रहने वाले तो हम ऐसे एग्जांपल दे पाएंगे भाई कि यहाँ पे रोडें बिल्कुल बेकार हैं, सही कब्रिस्तान बना हुआ है रोडों का। तो खैर, तो तुम्हें जो है ना रोड फील नहीं होगी, मतलब रोड के ऊपर जो अनइवननेस है ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा फील नहीं होगी, राइट? तुम्हारा जो सस्पेंशन है ना वो सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? और डैम्पिंग की वजह से क्या होगा कि तुम्हारी गाड़ी फौरन बैलेंस हो जाएगी, राइट? अगर तुम जंप में से जा रहे हो, सही है, या तुम्हारी गाड़ी जो है ना ऑसिलेट हो रही है, तो वो फौरन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाएगी, राइट? अगर तुम मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाओ ना, उससे बोलो भाई सस्पेंशन टेस्ट कर दे, राइट? वो क्या करेगा, जो टायर है ना, टायर के पास से आके गाड़ी को ऑसिलेट करेगा, राइट? और देखेगा कि गाड़ी कितनी ऑसिलेशन ले रही है। अगर एक ऑसिलेशन से कम है तो इसका मतलब है कि गाड़ी के सस्पेंशन परफेक्ट है, राइट? और अगर तो उसने ऑसिलेट किया और गाड़ी ने दो तीन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन से ज्यादा ले ली, इसका मतलब है कि अब जो है ना फारिग हो चुके हैं, सही है सस्पेंशन। तो ये तुम्हारे पास तुम्हें जरूरत होती है, राइट? डोर स्टॉपर्स तुम्हारे पास लगाए हुए होते हैं अक्सर लोगों ने कि धाड़ धाड़ दरवाजे बंद ना हो, सही। या कभी कभार ऐसा होता है कि दरवाजे खोलते हो तो बंद ही नहीं हो पाते हैं, जैसे कि नॉर्मल गेट होते हैं हमारे पास, राइट? उनको बंद करने के लिए जो है फिर हम डोर स्टॉपर लगाते हैं, राइट? तो स्टॉपर के अंदर डैम्पर्स लगे हुए होते हैं, वो बहुत सुकून से दरवाजे को बंद करते हैं। यही डैम्पर्स जो है वो आजकल की गाड़ी के डिग्गियों में भी आ रहे हैं, सही है, कि अगर तुम की प्रेस कर दो तो वो जो है ना उसी हिसाब से डैम्पर्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए होते हैं कि जो है ना बिल्कुल सुकून से जो है आपका ट्रंक जो होता है वो बंद होता है, सही, क्लोज होता है, ताकि जो है ना वो मतलब अगर कोई चीज़ बीच में आए तो उसको कोई इफेक्ट ना हो, राइट? सो ये डैम्पिंग है ना यहाँ पे ज़रूरत है, राइट? और कहीं कहीं पे डैम्पिंग जरूरत नहीं, कहीं कहीं पे डैम्पिंग की जरूरत नहीं भी होती जहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है, राइट? सो बेसिकली हमारे पास जो है ना डैम्पिंग के तीन टाइप है, सही है। उन तीन टाइप को जरा समझ लेते हैं, सही है। सो फर्स्ट इज लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग, सही हो गया। सेकंड इज क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, सही है। एंड थर्ड इज हैवी डैम्पिंग, सही है। हैवी डैम्पिंग, राइट? तो देखो इसको ना जब यूनिवर्सिटी लेवल पे ना इसके नाम अलग अलग होते हैं, सही है। जो फ्री ऑसिलेशन है उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड, ओके। और हम इसको कह देते हैं अंडर डैम्प्ड, सही है, लाइट डैम्पिंग को, सही है। और एक हमारे पास हो जाता है क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्प्ड हमारे पास हो जाता है, राइट? और हैवी डैम्पिंग हमारे पास ऐसे आता है, सही, खैर। तो हमें बस ये देखना है कि भाई इनके अंदर इनकी क्या क्या थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, सही, थोड़ी बहुत कहानी याद करनी है, रट्टे वाले हिसाब किताब है, सही है। सो कोई फॉर्मूला नहीं, मैं जिंदगी चिल सुकून में, सही है। तो आ जाओ भाई जरा वो चीजें देख लेते हैं। लेकिन भाई तुम लोग जिंदा बैठे हो सो तो नहीं रहे हो? जी सर, सुन रहे Yes, हैं। sir. जिंदा है, चलो। कुछ लोग जिंदा है भाई हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई आ जाओ। अच्छा जी, सो कहानी हमारी ऐसे चल रही है भाई कि अगर हम लाइट डैम्पिंग की बात करें, सही है, सो लाइट डैम्पिंग आहिस्ता आहिस्ता, ये लाइट डैम्पिंग जो है ना दुनिया के हर सिस्टम के अंदर नेचुरल डैम्पिंग जो है ना वो लाइट डैम्पिंग होती है, सही है। भाई तुम्हारा पेंडुलम है, तुम ऑसिलेट करके छोड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, सही है, लाइट डैम्पिंग। सही है, तुम्हारे पास कोई बॉल है पानी के अंदर जो है ना डालो उसको ऑसिलेट कर दो, राइट? ऑब्वियस सी बात है पानी बॉल फ्लोट करती रहेगी ऊपर नीचे, सो फ्लोटिंग के बाद वो इवेंचुअली रुक जाएगी, लाइट डैम्पिंग, सही है। सो दुनिया के अंदर जितने भी ऑसिलेटरी सिस्टम होते हैं ना या ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, उनके अंदर किसी न किसी हद तक की डैम्पिंग होती है, जो नेचुरली ऑसिलेशन हो रही होती है, राइट? उनके अंदर किसी न किसी हद तक की डैम्पिंग होती है, और वो डैम्पिंग लाइट डैम्पिंग होती है, सही कि वो कुछ ऑसिलेशन लेते हैं, कंप्लीट ऑसिलेशन करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद जो है ना वो रुक जाते हैं, राइट? सो हम ये कहते हैं भाई इसको कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक से होना चाहिए, इससे अच्छा नहीं लग रहा।
ओके, सो हमने कहा कि भाई इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई इट इज अ, सॉरी, ग्रेजुअल लॉस, ग्रेजुअल लॉस इन द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। सही। तुम और पता कैसे चलेगा, तुम्हें एम्पलीट्यूड कम होता हुआ देखेगा, राइट। सही हो गया। सो ग्रेजुअल लॉस इन द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन या ग्रेजुअल लॉस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, सही है, ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख दो, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ओके। यार ये आसाम क्यों नहीं आ रहा, कोई वजह पता है किसी को? एनीबडी? बाहर गया। बाहर तो गया भाई, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ, कौन से बाहर गया भाई? दुनिया से बाहर गया हुआ है, मतलब इधर ही कंट्री से? इधर ही यहाँ से अच्छा इधर। बाहर। अच्छा फिर सही है। और ये कल भी बाहर गया हुआ था, जो क्लास कैसे ले रहा था फिर ये? और रिकॉर्डिंग देखना है। अच्छा ऐसा कर रहा है। ओके। आ जाओ भाई। सो हमारे पास जो नॉर्मल ऑसिलेशन है भाई, पहले वो बना देते हैं, फ्री ऑसिलेशन, सही है। ये हमारे पास आ गई फ्री ऑसिलेशन। ओके, सही है। एंड इसके बाद जो है, क्या और बन पाएगी? नहीं यार, खैर, तो अब इसके आगे नहीं बन पा रही, सही है। ये हमारे पास बाय द वे है फ्री ऑसिलेशन। ओके, फ्री ऑसिलेशन बोले तो कि भाई इसके अंदर जो है ना, कोई एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जिंदगी सुकून में चल रही है, मजे में चल रही है, राइट। अच्छा जी। और अब अगर हम इसी, क्योंकि देखो अक्सर जो है ना, ये तुम्हें 3 नंबर का ग्राफ आता है भाई, इस तरीके से याद कर लोगे ना, जिंदगी सुकून में निकल जाएगी, सही। फ्री ऑसिलेशन का तुम्हें ग्राफ दिया होगा, तो मैं बोलेगा भाई इसी ग्राफ पे फोर्स ऑसिलेशन का ग्राफ बना दो, सही, लाइट लाइट डैम्पिंग का ग्राफ बना दो, सॉरी, सही है। और ग्राफ तुम्हें कोई भी एक्सिस दिया होगा, सही है, कुछ भी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सही, मेनली डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ है ये, सही है। और तुम्हारे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, सही है, सो ये डिस्प्लेसमेंट है, सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। अच्छा जी, देखो कैसे बनाओगे भाई, जरा देख लो जल्दी से, आसान सी चीज़ है, सही है। देखो एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए, सही है, तुमने छोटा करके दिखा दिया। पिछला वाला एम्पलीट्यूड अगले वाले से छोटा होना चाहिए, ये भी तुमने दिखा दिया, सही है। उसके बाद और एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए, ये भी तुमने दिखा दिया, सही है, लाइक दिस, सही है। एंड देन और एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए, ये भी तुमने दिखा दिया, राइट। क्लियर हो गया भाई? ये तुम्हारे पास जो है ना, सिंपल सी कहानी है, सही है। 3 नंबर देगा भाई, 3 चीजें तुम्हें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। पहली चीज कि भाई न्यू एम्पलीट्यूड should be smaller than the older one, smaller than previous one, सही है। दूसरी चीज कि भाई तुम्हारे पास टाइम पीरियड should be approximately same, सही, थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है, फाइन, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, सही। एंड तीसरी चीज भाई, सक्सेसिव सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज इन, या सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव डिक्रीज हम लिख लेते हैं, ज्यादा वो सही रहेगा। कंसेक्यूटिव डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, राइट।
कभी कभार जो है ना वो तुमसे कहते हैं कि भाई द ग्राफ शुड स्टार्ट अंडर द फर्स्ट ग्राफ, ओके। सही हो गया, तो पूरा ग्राफ अंडर होना चाहिए, सही, ऊपर से नहीं होना चाहिए, सही हो गया। ये तो यहाँ पे तीन तीन पॉइंट्स है, तीन चीजें बस तुम्हें याद रखनी होगी, कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं मांगेगा भाई तुमसे, सही, सीधी सीधी चीजें। जो भी कैलकुलेशन होगी ना वो सारी कैलकुलेशन रिलेटेड होंगी प्रीवियस चीजों से, सही, जो कि आप पढ़ के आ रहे हो, राइट। इसकी अपनी कोई नई चीज नहीं है, सही, प्रीवियस चीजों से जो भी रिलेशन आएगा आएगा, सही है। आ जाओ भाई, उसके बाद है तुम्हारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बता दिया हर सिस्टम के अंदर है दुनिया के, ओके। उसके बाद है तुम्हारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग, सही। इसका सिर्फ लाइट डैम्पिंग के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग का एक क्वेश्चन मुझे देखा, हैवी डैम्पिंग का नहीं आया अभी तक, सही। क्रिटिकल डैम्पिंग का जो है ना 2023-24 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, सही, बाकी है उसके अंदर नहीं आया, सही। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर क्या होता है भाई? इंस्टेंट लॉस इन एनर्जी ऑफ द oscillation, okay, without completing the single oscillation, okay, without even completing, without completing even the single oscillation, single oscillation, right? सही हो गया, ये तुम्हारे पास कहानी आ गई, सही। ये हमारे पास आ गई क्रिटिकल डैम्पिंग की बात, ओके। सही, क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, अगेन तुम जो है ना वो ग्राफ बना लो यहाँ से। अगर तुम अब यहाँ पे जो है ना, इसमें वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका जो ग्राफ एक्चुअल ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कोई वो नहीं हो रही है, यानी कोई जो है आप कह लो कि डैम्पिंग सही से नहीं हो रही है। सो अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो मैं इसको ना दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा ना तुम व्यू बना लो, सही है, सही है, ओके। और मतलब जो है ना थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ बनेगा इसका, लेकिन यू बनता है, सही। ऐसा अगर लेट से तुमने मैक्सिमम पोजीशन इसको रिलीज किया, मैक्सिमम पॉइंट से अगर इसको रिलीज किया, सही है, सो ये यूं जाएगा, सही है, एंड देन तो ये जीरो से शुरू नहीं होगा? कर सकते हो, जीरो से शुरू कर सकते हो, लेकिन ना कोई फायदा नहीं होगा, बस ये ऐसे बन जाएगा, सही है। मैं जीरो से शुरू नहीं कर रहा हूँ, सही, ये बस इस तरह से बनेगा। मैंने ना मैक्सिमम से शुरू किया हुआ है, ओके। सो ये तुम्हारे पास है ना विदाउट कंप्लीटिंग द सिंगल ऑसिलेशन, कोई एक ऑसिलेशन भी तुम्हें कंप्लीट नहीं दिखी हो रही है, तुम्हारे पास जो है ना बस डेड हो गया सिस्टम, सही। ये मेनली कार एक्सपेंशन के अंदर लगे हुए होते हैं, सस्पेंशन के अंदर लगा हुआ होता है, सही। सो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई मेनली फाउंड, मेनली फाउंड इन कार्स सस्पेंशन, सही। अच्छा जी, और इसका काम क्या है भाई कार सस्पेंशन के अंदर, क्योंकि अगर तो कोई हम पाते हैं तो फौरन से वो गाड़ी जो है ना वो उसको स्टेबल कर देती है, सही। यानी जो है ना अब जितना भी शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब करके गाड़ी जो है ना वो आपके जो मोशन है उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगी, और आप बिल्कुल सुकून से जा पाओगे, सही। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। और देखो ये शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर होता है, सही है। और तुम्हारे पास जो है जो हैवी डैम्पिंग है उसके अंदर तुम्हारे पास जो है ना लॉन्गेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम लगता है, राइट, और उसके अंदर भी ये कंप्लीट नहीं होता, सही। और ये दो चीजें जो है ना क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग की हमें खुद ही इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, राइट। ये सिस्टम के अंदर होती नहीं है पहले से, ये हमें खुद ही इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, राइट। लेकिन जो लाइट डैम्पिंग है वो जनरली सिस्टम के अंदर खुद भी हो सकती है, ओके। मतलब वो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से खुद भी आ सकती है, राइट। सो ये हम क्या करते हैं, दिस should be introduced in the system, ओके। क्योंकि नेचुरल नहीं है इस वजह से, राइट, तो ये हमें खुद इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है सिस्टम के अंदर, एक पहले से कहीं से नहीं आती, ओके। लास्ट वाली हैवी डैम्पिंग, इसके बाद बस एक छोटा सा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट फिर एंड हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, हैवी डैम्पिंग में हम ये कहते हैं भाई कि लॉस इन द एनर्जी
of the oscillation in longest interval of time, longest interval of time, okay, without completing, without even, यहाँ पे लिख देते हैं without even, sorry, even completing single oscillation, oscillation। सही हो गया, ये हमारे पे बात हो गई। अच्छा जनाब, अब अगर हम देखें तो energy of the oscillation in the longest interval of in the longest time, okay, without even completing the single oscillation, fine। so अब यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, so इसका ग्राफ हमें जो दिखेगा वो हमें दिखेगा यूं। ये ग्राफ सबके एक साथ आनी चाहिए यार, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसे की तैसे कोई एक वर्ड बीच में से हटाना पड़ेगा। ओके, सो हैवी डैम्पिंग के अंदर भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना बिल्कुल इसी जगह ग्राफ बनेगा, बट उसको थोड़ा सा लॉन्गेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बना दो। सही है, सो हमने कहा कि भाई हमने, सही आ गया। और सर हैवी डैम्पिंग का लाइट डैम्पिंग जैसा नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई? कोई रीजन तो बता। वो वैसे ही पूछ रहा नहीं ना, देखो वो हैवी डैम्प लाइट डैम्पिंग तो ऑसिलेशन, मतलब लाइट डैम्पिंग में ऑसिलेशन आपको नॉर्मल वाली दिख रही होती है, सही है। और हैवी डैम्पिंग के अंदर आपको कोई एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं दिखती है, सही है। आधी क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन दिखता है, और वो बहुत टाइम लगाता है क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन के अंदर, जिसके अंदर जो है ना लाइट डैम्पिंग की मल्टीपल ऑसिलेशन हो सकती है, समझ रहे हैं आप? बस ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। सो हम यूजुअली इसको जो है ना डोर स्टॉपर्स के अंदर हम लगा रहे होते हैं, सही है। सही, हम कह रहे होते हैं कि भाई डोर स्टॉपर्स, ओके। सर ये पूछता है किधर यूज करते हैं वो। कभी कभार पूछ लेते हैं भाई, सही है। टॉपर्स वैसे, वो लाइट डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग तो आज तक पूछी नहीं है क्या होती है, तो एग्जाम्पल तो दूर की बात है। बट लाइट डैम्पिंग तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, राइट। लाइट डैम्पिंग हमें पता होना चाहिए। लाइट डैम्पिंग दुनिया का सिस्टम होता है, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम तुम नाम दे दो हो जाएगा, सही है। चलो जी, यहाँ तक हमने डैम्पिंग की बात कर ली, आखिरी चीज़ है उसके बाद एंड करेंगे कहानी, सही। और वो चीज़ है हमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ी है रेजोनेंस? केमिस्ट्री में किसी ने नहीं पढ़ी? सर। नहीं पढ़ी? चलिए, खैर। खैर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का रेजोनेंस भाई अलग अलग है, ओके। केमिस्ट्री के अंदर जो रेजोनेंस आएगा बेंजीन रिंग के अंदर आएगा, सही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सही है, जब भी तुम स्टार्ट करो। और सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आएगा, सही है। रेजोनेंस, ओके। अच्छा जनाब, देखो अब देखो सीन क्या था। प्रीवियसली हमने ये देखा कि भाई हमारा सिस्टम की जो ऑसिलेशन है वो डाई आउट हो रही है, राइट। तीनों केसेस के अंदर जो है ना डैम्पिंग के अंदर जहां पे भी डैम्पिंग थी, तीनों डैम्पिंग के केसेस है। तो हम ये देख रहे थे कि भाई हमारे पास जो है वो ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इज गेटिंग डाइड आउट, राइट। सो ये तो अब रेजोनेंस क्या करता है, सिस्टम के ऑसिलेशन को मेंटेन रखता है, राइट। बस ये आखिरी चीज है। सही, इसके अंदर भी थोड़ी कहानी है, कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सही है। और बस उसके बाद ये एंड करेंगे, सही। रेजोनेंस के अंदर भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि भाई ये बहुत दफा पेपर में पूछता है, ओके। हम ये कहते हैं कि भाई एक सेकेंड, it is the phenomena where
the natural frequency um where the natural frequency become equal to the forcing frequency. Okay, the amplitude of the system uh, will increase. Okay, and efficient तो energy ये transfer. फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर आता है या फ्री ऑसिलेशन? फोर्स ऑसिलेशन करनी, फ्री ऑसिलेशन भी के अंदर भी कर सकते हो, दोनों के अंदर कर सकते हो। एनर्जी ट्रांसफर, राइट। ये तुम्हारे पास हो गई कहानी, सही है भाई। इसके अंदर दो तीन गंदी बातें की हैं, बस वो समझते हैं। इट इज अ फिनोमेना वेयर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल विद द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। दो बातें आ गई, सही है कि भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सही है, और बिकम इक्वल विद द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, सही है, इक्वल विद द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ये दूसरी बात आ गई, सही है, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, सही है। सो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बराबर हुई है तो हमारे पास कुछ गंदे काम हो रहे हैं, सही। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझते हैं, सही है। देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम की वो फ्रीक्वेंसी है कि जिसपे वो ऑसिलेट कर रहा है, राइट। मतलब मान लो एक सिस्टम स्टेशनरी था, सही है, तुम्हें कीड़ा काटा, तुमने उंगली कर दी, सही है, तुमने सिस्टम ऑसिलेट होना शुरू हो गया, सही है। अब वो ऑसिलेट हो रहा है, सही, तुमने कोई कोई ना कोई तुमने पुश किया, मतलब मान लो स्विंग था, झूला था, या पेंडुलम था, पेंडुलम इनिशियली स्टेशनरी था, तुमने कहा कि क्वेश्चन में तुमसे कहा कि भाई इसको ऑसिलेट कर दो, राइट। अब आपने उसको ऑसिलेट किया, राइट। सो जब आपने उसको ऑसिलेट किया, सो जो उसकी ऑसिलेशन है, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, सही है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में बच्चा हम ये कहते हैं कि, अच्छा जी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, सही है। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिस्टम ऑसिलेट, ओके, द फ्रीक्वेंसी with which the system is oscillating, right, is natural frequency। सही हो गया, ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, सही। मतलब एक सिस्टम था कि तुमने उसको पहली दफा ऑसिलेट कर दिया, सो अब जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। सही हो गया। अब वो सिस्टम तुम्हें मान लो चलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें चुल हो रही है, तुमने कहा नहीं भाई दोबारा से करते हैं, कुछ ना कुछ होशियारी करेंगे दोबारा से, तुमने दोबारा से उसको पुश करना शुरू कर दिया, राइट। नाउ द ऑसिलेटिंग सिस्टम कि जब आपने उसको दोबारा से पुश करना शुरू किया, सो दैट पुश इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। सो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? कहाँ गया यार। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास आ गया फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी वाई, अच्छा जी। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का भाई क्या मैटर है, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं कि भाई द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या इसको आप कह सकते हो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बजाय अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दैट causes the system to
oscillate with greater amplitude. ओके, ये तुम्हारे पास हो गया फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, सही। सो अगर तो भाई तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो भाई तुम इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अब वही झूले वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, सही, सिंपल सी आसान सी समझ में आ जाएगी, सही है। कि तुम्हारे पास जो है ना एक बच्चा है, सही है, और मैं चलो कोशिश करूंगा कि इसकी पिक्चर जो है ना अगर हो सके तो लगा दूं, सही है। तुम बैठे हो भाई झूले पे, सही है, और ये तुम्हारी मुंडी आ गई, सही है। अब तुम्हारा झूला यहाँ पे जाएगा, सही है, और फिर जब जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तो उस टाइम पे जब बंदा तुम्हें, जो पीछे खड़ा हुआ बंदा है, सही, उस टाइम पे जब बंदा तुम्हें पुश करेगा तो ही तुम्हारा झूला और आगे जा पाएगा, राइट। फिर जब तुम और आगे से वापसी पीछे आओगे तो तुम्हारा बंदा पुश करेगा तो तुम्हारा झूला आगे जाएगा, राइट। सो बेसिकली उसकी पुशिंग की एक फ्रीक्वेंसी है कि लेट से जो है ना 1 सेकंड के अंदर वो 2 दफा पुश कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब है 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसकी, राइट। या 1 सेकंड के अंदर वो 5 दफा पुश कर रहा है, या 1 मिनट के अंदर वो 6 दफा पुश कर रहा है, राइट। तो उसी हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, समझ रहे हो। सो दिस इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, मतलब उसको वो पुश तभी करेगा जब तुम उसके पास होगे, यानी झूला जब उसके पास होगा, उसके करीब होगा, तभी वो पुश करेगा तो यूजफुल होगा। अगर झूला यहाँ पे वो पुश कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, राइट, कोई यूजलेस यूजलेस पुश होगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, जब ये बराबर होंगी तो तुम्हारे पास क्या होगा, देयर विल बी ग्रेट एम्पलीट्यूड, ग्रेटर चेंज इन एम्पलीट्यूड, राइट। सही हो गया, जब ये दोनों इक्वल होंगी सो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, सही। एक्सप्लोजन के अंदर भी अक्सर ये होता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक्सप्लोजन, चलो एक्सप्लोजन के नहीं कहते, सही, क्योंकि उसके अंदर इनिशियली कोई चीज़ ऑसिलेट नहीं होती। माइक्रोवेव ओवन के अंदर तुम्हारे पास हो सकते हैं, सही है। तुम्हारे पास जो वाटर वाटर होता है, पानी पानी जो होता है, तुम्हें पता है कि भाई जो माइक्रोवेव के अंदर जो फूड तुम गर्म कर सकते हो, उसकी कंडीशन ये होती है कि भाई उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड कंटेंट होना चाहिए। तुम पत्थर उठा के रख दो, गर्म नहीं हो पाएगा, सही। पत्थर उठाओ, तुम उसको गर्म करने की कोशिश करो, वो गर्म हीट अप नहीं होगा, सही है। लेकिन तुम उस पत्थर को कलर कर दो, सही, तुम उस पत्थर, सॉरी, तुम उस पत्थर को पानी के साथ एक दफा वो कर दो, पानी के साथ एक दफा मॉइस्चराइज कर दो, फिर उसके बाद रखो, हीटअप हो जाएगा, सही। सो इसी तरह से तुम क्या करोगे भाई, तुम जो नॉर्मल प्लेट होती है तुम्हारे पास, जो जिस प्लेट पे तुम रख के कोई चीज गर्म करते हो, सो अगर तो वो प्लेट डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होती है उस बोल से जिसके अंदर आपका जो भी खाना वाना है जो भी रखा हुआ है, तो वो हीट अप हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, हीट अप नहीं होगी, सही। सही हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, राइट, यानी कोई भी ऐसा लिक्विड कंटेंट तुम्हारे पास होना चाहिए कि जिसको जो है ना तुम माइक्रोवेव के अंदर रखोगे तो वो तभी गर्म करेगा, राइट। और वो क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि वाटर जो पानी है, लिक्विड कंटेंट जो हमारे फूड के अंदर है, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सही, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तकरीबन 2.45 गीगाहर्ट्ज है, राइट। इस पे जो है ना वाटर कंटेंट जो है वो तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा होता है, राइट। माइक्रोवेव की जब तुम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो, सही है, तो वो फ्रीक्वेंसी ना इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, सही है। सो सही है, तो तकरीबन जो है तुम्हारे पास अगर तुम माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो समवॉट इतनी आ रही होगी, सही। तो जब वो इसके साथ मैच करती है, यानी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव ओवन से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे वाटर कंटेंट के साथ, वाटर कंटेंट के जो वाइब्रेशन है उसके साथ मैच करती है। सो तुम्हारे पास एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम माइक्रोवेव टू द फूड, राइट, ये तुम्हारे पास होता है, सही हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ रही है बच्चों, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। यस। सर एक दो एग्जांपल ये दोबारा समझाएं। देखो सीन ये होता है कि माइक्रोवेव के अंदर तुम्हारे पास जो है जो माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनकी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। और तुम्हारे पास वाटर कंटेंट है इन द माइक्रोवेव, उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, सही। सो वाटर कंटेंट इन द माइक्रोवेव हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, सही, जिसको हम कहें नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ अब आपने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आपने लगाई माइक्रोवेव की, सही। इसको हम कहते हैं फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी तो देयर विल बी ग्रेटर चेंज इन एम्पलीट्यूड, राइट, समझ गए। सही, इसकी ना दो एग्जांपल जो बहुत कॉमनली जो है ना वो पूछी जाती है, सही है। एक हमारे पास है एग्जांपल, सही। एक हमारे पास होती है हीटिंग इन माइक्रोवेव, ओके। नंबर दो, जनरेशन ऑफ
ट्रस्ट साउंड इन ट्रांसड्यूसर। इग्नोर करो, अभी कोई गंदे वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट इग्नोर इट, सिर्फ नाम लिख दो बस, जब वो चैप्टर में आएगा तो मैं बता दूंगा। सही है। ये डी नहीं आएगा आखिरी में, बस ये ट्रांसड्यूसर। सही है। इसी तरह से तुम्हारे पास जो है वो स्पीकर्स के अंदर होते हैं। सही है। हम ये कहते हैं कि भाई generation of sound from loudspeaker। सही है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स के जहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पास जो है तुम कह लो कि क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास जो है ना रेजोनेंस यूजफुल है, राइट। ये तुम्हारे पास कुछ जगह है कि जहाँ पे ना रेजोनेंस यूजफुल है, लेकिन कहीं पे ना रेजोनेंस यूजलेस होती है। कि अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम पहले से ऑसिलेट कर रहे हो, तुमने एकदम से उसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लगाई, वो ब्रेक हो जाएगा। सही। जैसे कि ग्लास, तुम ले लो ग्लास और उसको ना एक दफा किसी चम्मच से मारो, सही, तो वो ऑसिलेट होने लगेगा। दोबारा हल्की हल्की ना मारते रहोगे तो इवेंचुअली क्रैक हो जाएगा। सही। क्योंकि गिलास ऑसिलेट हो रहा है, तुम ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो, अगर तो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच करेगी तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। सही। सो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ इसकी एग्जाम्पल थी। सही है। और क्या कहते हो, इसके ग्राफ है थोड़े से, अगर बोल दो तो अभी पढ़ ले, वरना कल कर लेते हैं, सिर्फ ग्राफ है, क्या कहते हो? सर्कल करने। है ना। क्या बात है, डन हो गई, डन हो गई, कल कर लेते हैं। सही है। ग्राफ इसके कल कर लेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन है वो भी कल करेंगे। सो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। सही। चलें जी, जिन्होंने भाई लेक्चर नहीं देखा भाई इसके शुरू के 2-3 लेक्चर देख लेना, ताकि तुम्हें जो है ना कल क्वेश्चन समझ में आ जाए। सही है। चले। ओके बच्चों, टेक केयर Sir, गाइस। can you send the notes? जी भाई भेज रहा हूँ, भेज देता हूँ भाई, डोंट वरी। Okay. ओके भाई, अल्लाह रात हाफिज़। बोलो बोलो रात बोलो। वापस। हाफिज़, हाफिज़ भाई, हाफिज़।